वेल, बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि इस चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 में मैंने आपको दो टॉपिक्स कवर कराए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। यार वेल, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो, फिर इस वीडियो की तरफ आना। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको दो टॉपिक्स और कवर कराऊंगा बहुत इन डेप्थ। साथ ही तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका तो पता है कि मैं तुम्हें साथ साथ पूरा टॉपिक समझाने के बाद वेल बता देता हूँ कि बस ये आएगा, इसको अच्छी तरीके से कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। चलो, तो इस वीडियो में हम आपके दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, एक ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और दूसरा आपका जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेल, माय सेल्फ निर्माण चीते। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, पहले समझते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड बिजनेस क्या होता है, इसको एचयूएफ कहा जाता है। समझो, शॉर्ट में देखना। वेल, मुझे एक बात बताओ, क्या आज से पहले इंडिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट चलता था? अब ये वेल, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? यार तुम्हें पता होगा ना कि आज से पहले कुंबे के कुंबे हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार। कि तुम्हारे ताऊ जी, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे दादाजी के भाई, उनके भाई के भाई, सब एक साथ परिवार मिलजुल कर रहा करता था, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाता था। तब इस तरीके की चीज हुआ करती थी कि पूरा व्यापार मतलब पूरा परिवार एक ही व्यापार में अपने आप को एंगेज करता था, और बस उसी को क्या बोल दिया जाता था, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आप कहोगे पार्टनरशिप से कैसा लगे? भाई, पार्टनरशिप में भी तो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। अरे नहीं यार, वेल समझो, पार्टनरशिप में मैं, मान लीजिएगा कि आप मेरे दोस्त हैं, आपका परिवार अलग है, मेरा परिवार अलग है, कोई तीसरा इंसान अलग परिवार का है, हम तीनों व्यापार कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप हो गया। यहाँ परिवार के लोग आपस में मिलकर पूर्वजों की प्रॉपर्टी का यूज कर बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। वेल, क्या पार्टनरशिप से अलग है? अबे हाँ यार, अलग है, तभी तो अलग टॉपिक क्रिएट किया। वेल, क्या अलग है बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया तुम समझ चुके हो, चलेगा। तो ये एक फैमिली ऑन बिजनेस है जिसको परिवार के मेंबर्स कैरी करते हैं, मतलब परिवार के लोग क्या करते थे, और जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, मतलब जो घर का मुखिया होता है, वो इस पूरे बिजनेस को लीड या कंट्रोल करता है। वेल, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। मतलब जो परिवार का मुखिया है, जो इस बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, उसको कर्ता बोल दीजिएगा। और जो आप आलतू फालतू मतलब परिवार के और सदस्य भी देख रहे हैं, यार सिंपल शब्द में कहूँ, आपके दादाजी इस बिजनेस को चलाते हैं तो आपके दादाजी कर्ता हो गए, और पापा, ताऊ जी और भी लोग, और आप उस बिजनेस को संभाल रहे हैं तो आपको को पार्टनर्स बोल देते हैं। तो जो घर का मुखिया है उसको कर्ता बोल दीजिएगा, और जो लोग इस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको को पार्टनर्स बोल दीजिएगा। इतना सिंपल। चलो, अब यार इसमें बोला दो सिस्टम है, एक दया भागा, एक मिता किस्टा। पहले समझो दया भागा सिस्टम क्या है और कहाँ चलता है। ये सिस्टम आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में चलता है। यार दया भागा में क्या, मैं बताता हूँ। यार तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या इस बिजनेस को केवल मेन करेंगे कि मेन और वीमेन दोनों कर सकते हैं? यार एक परिवार में आदमी और औरत दोनों चीजें होती है ना, मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दया भागा एक ऐसा सिस्टम है जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में चलता है, जहां पर मेन मतलब घर के मर्द और घर की औरतें दोनों बिजनेस को संभाल सकते हैं। यार मिता किस्ट्रा वो सिस्टम है जिसमें घर की महिलाओं को अधिकार नहीं है बिजनेस संभालने का, सिर्फ घर के मर्दों को अधिकार है कि वो इस बिजनेस को चलाएंगे। ये सिस्टम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अलावा हर जगह चलता है। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए। यार वेल, एक दिक्कत की बात और है, ये सिस्टम ना डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? यार आजकल ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब तुम कहोगे न्यूक्लियर क्या होता है? यार वेल, मुझे बताओ यार कि क्या आजकल तुम दिल्ली जैसे शहरों में जाते हो तो क्या वहां छोटे परिवार नहीं होते क्या? पिता मतलब पिता नहीं, पति पत्नी और उनका बेटा, मतलब समझ लो ना, कल को तुमने शादी कर ली, तुम दिल्ली चले गए, तो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा। अब माता पिता तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हो सकता है तुम लेकर ना जाओ, हो सकता है वो आना ना चाहें। तो अब ये सिस्टम इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर मतलब छोटे छोटे परिवारों का कॉन्सेप्ट आ चुका है, पहले चला करता था। अब तुम्हारे मन में एक सवाल और होगा कि अपना सुटेबिलिटी बताते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बताया था। तो ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की सुटेबिलिटी क्या होगी? अब यार ये सुटेबिलिटी क्या होता है, समझो समझो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ यार कि सुटेबिलिटी मतलब कि क्या अगर मैं ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस के थ्रू बिजनेस कर रहा हूं तो कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रेफरेबल होगा? तो इंडिया में ना जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, ट्रकों का बिजनेस, वो पर्टिकुलरली इसी सिस्टम के थ्रू चलता था। क्लियर? तो पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, याद रखना कि अगर मैं पूछता हूँ कि ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की जो सुटेबिलिटी है वो किसमें है, तो बता देना ट्रांसपोर्टेशन। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन। चलो, तो क्लियर होगा। अब यार एक एक्ट समझो। वेल, मुझे एक बात बताइए, क्या आज से पहले ऐसा नहीं था कि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी? वेल, तुम एग्री करोगे कि अगर कोई काम महिला करती है तो वो गलत है, कोई काम मैन कर रहा है तो वो सही। फॉर एन एग्जाम्पल, कल को तुम्हारे पापा रात को 2 बजे घर आते हैं, कोई सवाल जवाब तो नहीं उठाएगा, वहीं तुम्हारी मम्मी 2 बजे घर आ रही है, समझ गए ना? सोसाइटी एकदम से पूछने लग जाएगी कि क्या बात, क्या हो गया। तो वही चीज, तो पहले मेन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, वीमेन को कम, जिसको कि पेट्रियार्की भी कहा जाता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वही चीज यहाँ पर है
कि यहाँ पर एक बदलाव होता है, अमेंडमेंट बोलते हैं चेंज। एक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है 2005 में, जहां पर की जो डॉटर, जो बेटी है, वो भी को पार्टनर बन सकती है। मतलब अब चेंज हो चुका है कि घर का जो छोटा बच्चा, अगर वो लड़का है या लड़की है, दोनों इसके मेंबर बन सकते हैं। और ये 2005 के बाद चेंज हुआ। और एक चीज और समझ के चलना कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अब एक चीज और है कि अगर बिजनेस का बंटवारा होगा तो जितना अधिकार एक लड़के का है उतना ही अधिकार किसका होगा, लड़की। और इसमें एक बात और कही भी है क्या, कि मान लो कल को तुम्हारी बहन है और उसकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बावजूद भी उसका इस बिजनेस पर पूरा अधिकार होगा। वो भी तुम्हारे से 50% प्रॉपर्टी ले सकती है। शॉर्ट में बताता हूँ भाई, तुम्हारी बुआ है, अरे समझ गया ना, तुम्हारी बुआ, तुम्हारे पापा की बहन। तो अगर तुम्हारी बुआ की शादी हो गई और तुम्हारे घर में इस तरीके का व्यापार चलता है, तो बुआ का पूरा हक बनता है तुम्हारे बिजनेस पर और प्रॉपर्टी पर भी 50%। तो वो चीज है ये, समझ गए। अब सही है कि गलत, वेल वो तुम डिसाइड करना, बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है कि सही है, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वेल मैंने कई बार बच्चों से डिस्कशन किया तो सबके मिक्स ऑफ ओपिनियंस थे। वेल तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। यार फीचर्स की हम बातचीत कर लेते हैं। इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और पूर्वजों की प्रॉपर्टी चाहिए, इतना सिंपल, बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, क्या इसमें माइनर मेंबर बन सकता है? माइनर मतलब जो लोग 18 साल से कम होते हैं। वेल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। इस बिजनेस में कोई भी इंसान जन्म लेते ही ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है इसका, यार मेरे घर में इस तरीके का बिजनेस चलता है तो जन्म लेते ही मैं इसको ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाऊंगा और मुझे क्या कहा जाएगा, को पार्टनर। और जो घर का मुखिया उसको क्या कहेंगे बताओ, हाँ करता। चलो, और इस सिस्टम को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए हमने क्या किया था, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इसी तरीके से इस बिजनेस को गवर्न करने के लिए आपने कौन सा एक्ट बनाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। वेल यहाँ पर लाइबिलिटी की बातचीत करें, अबे लाइबिलिटी मतलब उधारी, बोझ। तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वेल अनलिमिटेड क्या, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अबे कर्ता के घर के बर्तन तक बिक जाएंगे उधारी चुकाने में। लेकिन यहाँ एक फायदा है कि को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। क्या होगी, लिमिटेड। वेल तुम्हारे मन में अगर एक सवाल है ना कि मैं पीछे के वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ता, अबे मुझे पता है, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। वेल ये तुम्हारे लिए है कि मैं तो समझाकर निकल गया, अबे तुम्हें भी तो मटेरियल पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। तो उस केस के लिए चलो, कंट्रोल की अगर मैं बातचीत करूं तो कर्ता का फुल कंट्रोल है बिजनेस पर। मुखिया है ना दादाजी, पूरी चलेगी उनकी, ठीक। यार इसमें एक फायदा है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तुम्हें याद होगा कि वेल मान लो मेरी मौत हो गई, मैं मर गया, तो धंधा चौपट हो गया। अरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बिजनेस कभी कंटिन्यूटी नहीं खोएगा। क्यों नहीं खोएगा, अबे मान लो तुम्हारे दादाजी जो कि करता है तो उनकी मौत हो गई, तो तुम्हारे ताऊ जी वो अलग, मतलब जो परिवार का, भाई दादाजी की मौत हुई, बड़ा मुखिया मर गया, तो उससे जो छोटा मुखिया होगा वो कर्ता बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे दादाजी के बाद सबसे बड़े उम्र में ताऊ जी थे, तो ताऊ जी बन गए। कल को उनकी मौत हो गई, तुम्हारे पिताजी बन गए। फिर अगर बाई चांस वो गुजर गए तो तुम्हारे चाचा जी बन गए। समझ गए ना। तो ये बिजनेस कभी कंटिन्यूटी नहीं खोएगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट सबसे बड़ा उम्र में मेंबर था उसको कर्ता बना दी जाएगा। वेल इतना तुम समझ ही चुके हो कि माइनर मेंबर बन सकता है। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान भी है। ये मैंने मुझको ताव देता वो इंसान क्यों लगाया, वेल तुम्हें बताऊंगा। इसके फायदे देखते हैं क्या है यार। सबसे पहला फायदा है इफेक्टिव कंट्रोल। देखो क्यों, यार देख रहे हो मुखिया, क्या कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दादाजी अपनी अपनी चलाने लग जाते हैं और वो जैसा कहें तुम्हें वैसा करना पड़ता है। तो वही चीज है कि यहाँ पर पूरी पावर कर्ता के हाथ में है। कर्ता बिजनेस को चाहे वैसे चला सकता है, तो कर्ता पूरा होल्ड रखता है बिजनेस का हाथ में। उसको बोलते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। ये तुम समझ ही चुके हो, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। अब ये सेम एज अबव, अबे इसका मतलब है कि यहाँ से पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, कंटिन्यूटी खत्म नहीं होती। लिमिटेड लायबिलिटी तुम समझ चुके हो, कर्ता की लिमिटेड है, को पार्टनर्स की लिमिटेड है। इंक्रीज लॉयलिटी एंड कॉपरेशन। कॉपरेशन बोलते हैं तालमेल। यार तालमेल क्या है, यार सिंपल शब्दों में बताओ ना, घर के अंदर, घर के बीच में क्या लोगों के बीच में तालमेल होता है। वेल तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारी मम्मी को सोना भी है, उसे और रूम एक ही है, तो मम्मी एडजस्ट कर लेती है ना, कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ ले, मैं लाइट खोल कर ही सो जाऊंगा। अबे तो उसको ही तो कॉपरेशन बोलते हैं। हम एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हैं, परिवार में प्यार, वो चीज, ठीक। लॉयलिटी क्या होती है, वफादारी। वेल मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे परिवार में मेरे पिताजी कोई बिजनेस संभालते हैं, उन्हें कुछ हो जाए, तो क्या मैं उस काम को संभालूंगा और क्या मैं पूरी वफादारी से करूंगा। अबे गले से पैसे मत निकालना। तुम दुकान पर बैठते होंगे, बच्चे थोड़ी हो तुम, तो जब तुम दुकान पर बैठते हो तो क्या पूरी अपनी वफादारी, अपना डेडिकेशन से काम करते हो। अबे तुम्हारा ही तो व्यापार है। तो वो चीज है कि यार ना वफादारी बहुत है, क्योंकि मुझे पता है मेरा ही परिवार है यार, जो मैं कमा रहा हूँ अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, तो ऑटोमेटिकली लॉयलिटी ज्यादा होती है। इसके कुछ नुकसान भी है। वेल एक नुकसान क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। यार तुम कितनी ही पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेकर आ जाओगे, तो वही है कि बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अबे मुखिया के कब्र में पैर लटके हुए हैं और तुमने उसकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया। अबे उसे भी तो सुकून से जीने दो, जीने दो। समझ लो। तो यहाँ एक दिक्कत की बात है कि जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है।
डोमिनेंस ऑफ करता है, ये एक दिक्कत है। देख रहे हो ये मुझे बताओ कैसे दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें डोमिनेट करता हूँ, मैं कहता हूँ दिन है तो दिन, मतलब मैं रात को कहता हूँ दिन, दिन को कहता हूँ रात। यार कई बार तुमने देखा होगा ना कि तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर, तुम्हारे दादाजी कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे तुम एग्री नहीं करते। पहले यार मेरा ओपिनियन, मेरे विचार अलग है, तुम्हारे विचार अलग है, और ये चीज सही भी है ना यार, हो सकता है। तो यहाँ एक दिक्कत रहती है क्या, कि बिजनेस में चलेगी करता की, अगर को पार्टनर्स मतलब जो और मेंबर्स हैं, अगर उनके विचार अलग हैं तो उनके विचारों की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसकी चलने वाली एक करता। तो कई बार चीजें डोमिनेटिंग हो जाती है, कंफ्लिक्ट हो जाती है, तो दिक्कत है। और एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यार बिजनेस को मैनेज मतलब संभालने कौन वाला है, करता। क्या करता सब कुछ कर सकता है? वेल यार मेरे पास भी स्किल्स हैं। वेल मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छी स्लाइड्स बना सकता हूँ, शायद मैं वीडियो को एडिट अच्छे से कर सकता हूँ, मैं थंबनेल प्रॉपर बना सकता हूँ। वेल मेरे पास तो सारी स्किल्स हैं। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बिजनेस में ना आपके पास सारी स्किल्स नहीं होती, आप करता सब कुछ खुद से नहीं कर सकता। तो यहाँ एक दिक्कत की बात है कि स्किल्स आपके पास बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। चलो तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें प्रॉपर क्लियर किया होगा ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फटाफट से चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और समझते हैं कि क्या होता है। अब ध्यान से देखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, सुनो ध्यान से सुनो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। देखो अगर मैं पूछता हूँ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या पूछता हूँ? वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्रीली मतलब होता है अपनी मर्जी से। यार अब तुम कहोगे कहना क्या चाह रहे हो, तुमने अगर इससे पहला वीडियो का पार्ट देखा तो तुम रिलेट कर सकते हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर मैं कहता हूं वॉलेंटरली एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोग अपनी मर्जी से साथ में आते हैं, अपनी मर्जी से, तो रट लेना उसका आंसर कोऑपरेटिव है। अभी समझाऊंगा, अभी रट लो। वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो रटा रटाए जवाब दे देना। क्या दोगे? उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। अब समझते हैं कोऑपरेटिव क्या है। वेल सिंपल शब्दों में समझो, जब कई सारे लोग मिलजुल कर वेलफेयर पर्पस के लिए काम करें, अपने रिसोर्सेज को शेयर करें, उसी को तो कोऑपरेटिव बोलते हैं। क्या है और अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैव ज्वाइंड फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, एसोसिएशन मतलब अपनी मर्जी से लोगों ने संगठन बनाया ताकि वो वेलफेयर के लिए काम कर सकें, अपने लोगों को वेलफेयर के लिए, उसी को कोऑपरेटिव कहा जाता है। अभी बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, 2 मिनट मुझे देना। वहीं अगर मैं बातचीत करूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। जैसे पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कौन सा एक्ट, अभी बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपने एक एक्ट बनाया हुआ है, क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912। तो वही चीज है कि इन शॉर्ट ये वॉलंटरली मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ आ रहे हैं ताकि अपने मेंबर्स का वेलफेयर कर सकें, उसी को कोऑपरेटिव कहा जाता है। सिंपल शब्दों में बताऊं, तुमने एचडीएफसी का नाम सुना है, एक बैंक जो स्पेसिफिकली पहले होम लोन देने के लिए बनाया गया था। तो अगर मुझे किसी कोऑपरेटिव का बेनिफिट लेना है तो मुझे उसका मेंबर बनना पड़ता है। याद करो क्लास 10 में तुमने मनी एंड क्रेडिट में एक टॉपिक किया होगा, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब तुमने क्लास 10 नहीं किया, दिक्कत की बात ये। चलो मैं समझाता हूँ। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आकर काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और अपने लोगों का वेलफेयर चाहते हैं, बस उसी को क्या बोल देते हैं? कोऑपरेटिव। क्या बोल देते हैं? कोऑपरेटिव। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो इतना तो तुम समझ गए कि अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातचीत करूं तो वॉलंटरली मतलब मैं अपनी मर्जी से साथ में आया, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कास्ट क्या, कल्चर क्या, रिलीजन क्या है, तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम किस धर्म, किस जाति के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग साथ आ रहे हैं ताकि अपना वेलफेयर कर सकें, बस आप कोऑपरेटिव बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपने एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस क्या है? यार फिर मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने अपने चैनल का नाम चीते ट्यूटोरियल्स रखा हुआ है, कल को अगर मैं नहीं रहा मेरी जगह कोई और आकर पढ़ाने लग जाए, अबे तो चैनल तो नहीं खत्म होगा, चैनल की तो अपनी खुद की एक स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगी। समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो चीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, इनकी अपनी खुद की एक पहचान होती है यार, कोई आए कोई जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनकी एग्जिस्टेंस स्टेबल रहती है। वेल तुम रिबोक क्यों मालिक को जानते हो? नहीं जानते। तुम एप्पल के मालिक को जानते हो? नहीं। तुम सैमसंग के मालिक को जानते हो? नहीं। तुम प्यूमा के मालिक को जानते हो? नहीं। अबे तुम इन कंपनीज को तो जानते हो, इन कंपनीज की अपनी एक आइडेंटिटी है और ये कंपनीज अपने नाम पर जमीन खरीद भी सकती हैं और बेच भी सकती हैं। वेल इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बताऊंगा ना तब प्रॉपर क्लियर करूंगा। चलो तो इतना मुझे लगता है तुम्हें क्लियर होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी हो जाता है और कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल यहाँ पर एक फायदा है यार, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब इसका मतलब क्या है? यार कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम 8 लोग आए, कम से कम 8 लोग तो चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के लिए। तो अगर मैंने 8 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन किया, सुंदर है ना? अगर हमने 8 लोगों को, हम 8 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन किया, मैंने 100 रुपए दिए, आपने भी 100 रुपए दिए, और कल को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब रही है, उसका दिवाला निकल रहा है, अबे तो मेरे घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, जितना पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट किया 100 रुपए, सिर्फ उतना डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। वेल कंट्रोल की बातचीत करूं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। क्या आता है?
डेमोक्रेटिक कंट्रोल, अब मुझे नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हें दिख जाएगा, चलो देखो लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? वेल मुझे एक बात बताइए, क्या हम भारत में रहते हैं? क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी है? अब डेमोक्रेसी तो मैं नहीं समझाऊंगा, क्या सभी के पास वन वोट वन राइट वन वैल्यू है? ऑब्वियस है यार, फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़े लिखे हो तुम अनपढ़ हो, अगर 18+ हो तो है तुम्हारे पास वोटिंग राइट और सभी के पास इक्वल है। तो वही चीज है, यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा दिया, मैंने 100 दिया आपने 200 दिए, मैंने 100 दिए मेरे पास भी एक राइट एक वोट होगा, आपके पास भी एक राइट एक वोट होगा। भाई कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है ना, तो मेरे पास भी एक वोट एक वैल्यू, आपके पास भी एक वोट एक वैल्यू, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। तो फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पैसा दिया, सभी के पास वन वोट वन वैल्यू होगा। वेल एक फायदे की बातचीत और करता हूँ, क्या यार ये ना सर्विस मोटिव के लिए बनाई जाती है। सर्विस मोटिव मतलब मेनली वेलफेयर के लिए बनती है, कि आप लोगों का क्या कर सके, भला। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या उनको देखते चलेंगे। यार तुम समझते चल रहे हो, तुम्हें मजे से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी याद क्या क्या करना है वो तुम्हें मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, बेफिक्र रहो। तो यार मेरिट्स की अगर मैं बातचीत करूं तो स्टेबल एग्जिस्टेंस है। स्टेबल एग्जिस्टेंस मैं बता चुका हूँ, कोई आए कोई जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी एंड वोटिंग राइट अभी बताया था, सभी के पास वन वोट वन वैल्यू होता है। लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब घर के बर्तन नहीं बिकेंगे, जितना पैसा लगा उतना डूबेगा। अभी इकोनॉमी इन ऑपरेशन क्या होता है? वेल यार ये चीजों को बल्क में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं? बल्क। अभी इकोनॉमी इन ऑपरेशन से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। यार वेल मुझे एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं अगर मैं एक चीज, किसी भी चीज की एक क्वांटिटी, मान लो मैं टूथपेस्ट लेने गया, मैं एक टूथपेस्ट लेकर आऊंगा तब वो मुझे महंगा पड़ेगा, कि मैं बहुत सारे, एक पेटी, एक कार्टून टूथपेस्ट का लेकर, कार्टून मतलब एक पेटी टूथपेस्ट की लेकर आऊंगा वो मुझे महंगा पड़ेगा। तो वेल तुमने बता दिया कि कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज को बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं तब वो चीज महंगी पड़ती है, जब आप किसी चीज को बल्क में खरीदते हैं तब वो चीज सस्ती पड़ती है। अब एक सिंपल शब्दों में बताता हूँ, बसंत आ रही है, मान लो कि मैं भी पतंग मांझा खरीदने जा रहा हूँ, आप भी पतंग मांझा खरीदने जा रहे हैं। मैं अकेला पतंग मांझा खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे महंगा पड़ेगा। मैं अपने मोहल्ले के सारे लड़कों को इकट्ठा कर लेता हूँ, मैंने कहा साथ में मांझा खरीदेंगे, साथ में हम बहुत सारा मांझा खरीद कर लेकर आएंगे। तो क्या दुकानदार हमें सस्ता दाम देगा? ऑब्वियस देगा। और हम सीधा किससे भी खरीद सकते हैं? मैन्युफैक्चरर से, जो बना रहा है। तो बीच में जो मिडल मैन है, जो दलाल है, जो सामान बेच रहा है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या चीजें सस्ती पड़ेंगी? बिल्कुल। उसी को बोलते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इजी इन्फॉर्मेशन। यार वेल फॉर्मेशन इजी नहीं है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। भारी है, भारी। लेकिन फिर मैं इसको इजी इन्फॉर्मेशन क्यों कह रहा हूँ? वेल इसके पीछे भी रीजन है यार। रीजन समझो क्या है। एक तो मैं वेल इस वीडियो में 8 बता गया था गलती से, 8 नहीं 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए आपको। कितने चाहिए? 10 एडल्ट मेंबर्स, ठीक। उस चीज को करेक्ट कर रहा हूँ, 8 नहीं 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए आपको इसको खोलने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू कंपनी, अभी कंपनी पढ़ाऊंगा तो वहां पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो इन केस ऑफ कंपनी थोड़ा इजी हो जाता है। और वेल अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी रेगुलर है तो ये 1 साल बाद मतलब रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड कर देता है, लोन। अब देखो ये इमेज मैंने क्यों लगाई? वेल मुझे एक बात बताओ, ये गरीब इंसान है, इसको कोई नहीं जानता, क्या इसको कोई लोन देगा? अभी क्यों देगा? गरीब को कभी कोई नहीं पूछता, इसको बैंक भी लोन नहीं देगा। क्यों भाई? इसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कोलेट्रल जिसको बोलते हैं, घर के कागजात। यार तुम इसे जानते नहीं, क्या तुम इसे लोन दोगे? अगर मनी लेंडर मतलब जो इंसान ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, अब इसको एक्सप्लॉइट कर देगा, कुचल कुचल देगा, इसको इतना ब्याज चढ़ा देगा कि कभी ये चुका नहीं पाएगा। तो वेल इस केस में ना, ऐसे गरीब लोग जिनकी कभी कोई मदद नहीं कर सकता, उनकी सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद कर सकती है। समझो कैसे? वेल हम 4 गरीब लोग थे, 4 तो नहीं, वेल 10 तो लोग चाहिए। मान लो हम 10 गरीब लोग थे, हम 10 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप कंटिन्यूटी में चलता रहा, हम रजिस्टर्ड हो गए। तो कल को बैंक हमें लोन देगा, वो हमें नहीं देगा, वो हमारी कोऑपरेटिव को लोन देगा, क्योंकि कोऑपरेटिव की अपनी एक पहचान बन चुकी है। तो वही चीज है कि अगर ये कोऑपरेटिव रेगुलर रहे तो इनको बैंक भी लोन दे देता है विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए। और वेल फिर उस लोन को तुम अपने वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हो, और फिर उस लोन को रीपे कर दो। बस इतना सिंपल, समझ गए? चलो अब इसके डीमेरिट्स हैं यार। एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है यार। देखो जब मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, वेलफेयर के लिए नहीं कर रहा हूँ, समझ लो, सिंपल। तो वो चीज है, एक रिसोर्सेज लिमिटेड है यार। ये तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो क्या लोग ऐसी जगह पर पैसा लगाएंगे? अबे तुम जहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो इसलिए करते हो ताकि तुम पैसा कमा सको। तो एक दिक्कत की बात है कि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दूसरा, इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। वेल क्योंकि फंड्स की कमी है, फंड्स ज्यादा होंगे नहीं, तो आप प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हो। तो मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर नहीं होता। एक लैक ऑफ सिक्रेसी, ये उसी के लिए मैंने लगाया था, लैक ऑफ सिक्रेसी। हंसते हैं यार, हंसना इन द सेंस मतलब यहाँ कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है। क्यों? वेल मुझे तुम्हें यार मेरी कोऑपरेटिव कितना प्रॉफिट कितना लॉस कमा रही है वो तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम कहोगे कोऑपरेटिव का एग्जांपल बताओ, अमूल जानते हो, एग्जांपल है कोऑपरेटिव का। तो अमूल की फाइनेंशियल रिपोर्ट जाकर तुम चेक कर सकते हो। वेल कहां पर? अभी गूगल पर जाकर चेक कर लो।
तो अमूल की तुम्हें पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो इन्हें अपने अकाउंट्स, इन्हें अपना प्रॉफिट लॉस सब पब्लिश करना पड़ता है, तो कोई भी चीज सीक्रेट नहीं है। और एक गवर्नमेंट का कंट्रोल। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसा देते हैं तो पूछते हैं पैसा कहाँ खर्च किया, क्या तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम एग्री करोगे इस बात से। तो वही दिक्कत यहाँ पर है कि गवर्नमेंट इनको पूरा प्रॉपर कंट्रोल करती है। क्यों? अरे क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल करेगी। अगला डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। यार ये भी एक दिक्कत की बात है। ओपिनियन बोलते हैं विचार, यार मेरा विचार अलग है, आपका विचार अलग है। अबे परिवार में लोगों के विचार सेम नहीं होते, परिवार में लोगों के विचार डिफरेंट होते हैं। तो क्या कोऑपरेटिव में दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे काम करने का तरीका अलग, आपके काम करने का तरीका अलग। अब मालिक हम में से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव के। तो कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं और इस कारण से ये कोऑपरेटिव सक्सेसफुली चल नहीं पाती। यार तुम खुद से सर्च कर लो कितनी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव चल रही हैं। एक अमूल का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और कितनी, दो तीन और होंगी, इसके अलावा बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सक्सेसफुली नहीं चलती। तो ये एक दिक्कत की बात हो जाती है। अब यार ये फटाफट से देखते चलना, बस ये दो टॉपिक तुम्हें बताऊंगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम अगली वीडियो में लेकर जाएंगे। चलो फटाफट से देखो, और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन कौन सी हो जाती हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए लगाया। मैं तुम्हें एक फटाफट से ओवरव्यू देते चलता हूँ। एक होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वेल तुम घर में क्या राशन पानी खरीद कर लेकर आते हो? अभी लेकर आते हो राशन पानी, बिल्कुल, तभी तो घर चलता है। तो भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हो जाता है कि आपने एक स्टोर खोल दिया। अब वो स्टोर क्या कर रहा है? वो स्टोर बल्क में चीजें खरीद ले रहा है। किससे? किसी भी रिटेल, मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरर से, और वो तुम्हें प्रोवाइड कर दे रहा है। सिंपल, भाई मुझे किराना चाहिए था, मुझे राशन चाहिए, गेहूं चावल, मैं दुकान पर जाता हूँ, दुकान से खरीद कर लेकर आता हूँ। अब दुकानदार भी किसी से खरीद कर लेकर आ रहा है, तो बीच में क्या दुकानदार अपना मुनाफा कमा रहा है और मुझे महंगा पड़ रहा है। मान लो 10 रुपए वाली चीज दुकानदार 12 की खरीदता है, तो मुझे 14 की बेचेगा। अगर मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील करूं और बल्क में खरीदूं, तो वही चीज जो मुझे 14 की पड़ती थी वो मुझे 8 की पड़ सकती है। तो वो चीज है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बोलते हैं जब आपकी जो डेली आइटम्स है आप इन कोऑपरेटिव स्टोर्स के थ्रू खरीद लो। ये आपकी लोकेलिटी वगैरह में खुल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है, आपके लोकेलिटी वगैरह में कोई भी स्टोर खुल जाएगा, आप वहां से किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर, समझ लो ना, बीइंग अ कंज्यूमर, कुछ ऐसे स्टोर्स ओपन हुए हुए हैं जो आपको राशन वगैरह सस्ते दाम पर बेचते हैं, क्योंकि वो बीच में मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं। और मुझे इस स्टोर का बेनिफिट लेने के लिए इस स्टोर का क्या बनना पड़ता है? मेंबर। क्या बनना पड़ता है? मेंबर। चलो दूसरा हो जाता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वेल यार ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? यार मुझे एक बात बताइए, बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ना यार, मैं फार्मर हूँ। वैसे फार्मर की अलग होगी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, भी आगे बताऊंगा। चलो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है। यार मैं छोटा प्रोड्यूसर हूँ, तो इस केस में रॉ मटेरियल तो मुझे भी चाहिए। अब रॉ मटेरियल को खरीदते वक्त बार्गेनिंग, मैं ज्यादा तो उसके प्राइसेस नहीं कम करा सकता। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो बल्क में नहीं खरीद रहा। लेकिन अगर मेरे जैसे 10-15 प्रोड्यूसर, जैसे हम बैंगल बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं, हमें रॉ मटेरियल चाहिए चूड़ी के लिए, हम सारे के सारे बैंगल मेकर्स एक साथ रॉ मटेरियल खरीदे तो क्या वो सस्ता पड़ेगा? ऑब्वियस सस्ता पड़ेगा, और हम उसको और सस्ता करवा भी सकते हैं। भाई सिंपल है, मैं अपने साथ पूरी कम्युनिटी को लेकर जा रहा हूँ कि मैं खरीदना है, तो मुझसे कहेंगे बेटा कम करता हो तो कर, वरना किसी और से खरीद लेंगे। तो ये चीज, तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करती है कि रॉ मटेरियल चीप रेट्स पर मिल जाए। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेल मार्केटिंग का मतलब समझो क्या होता है। अभी कोई चीज बिकती नहीं उसको बेचना पड़ता है। झाड़ू तो कई सारी आती है, लेकिन टीवी पर ऐड आता है सूर्य झाड़ू का, समझ लो। तो मार्केटिंग मतलब होता है किसी चीज को बेचना कैसे है। यार तुम बादाम लेने गए तो टूटा हुआ बादाम सस्ता होता है, साबुत बादाम महंगा होता है। तुम काजू लेने गए, टूटा हुआ काजू सस्ता होता है, पूरा काजू महंगा होता है। अबे तुम फल लेकर आते हो तो फलों में भी तो वैरायटी होती है। अच्छा सेब जो बड़ा है उसको महंगा बेचा जाता है, जो सेब थोड़ा सा दागिल है उसको सस्ता बेचा जाता है। तो उसे ही तो बोलते हैं मार्केटिंग। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं जो सामान को स्टोर करती हैं और उन्हें ग्रेड करती हैं, अच्छी क्वालिटी के सामान को अलग, बेकार क्वालिटी के सामान को अलग, फिर उन्हें पैक करती हैं और उनको ऊंचे दामों पर बेचती हैं। वेल फार्मर्स की मदद हो जाती है कि भैया मैं तो पैकेजिंग नहीं कर सकता, मैं तो ग्रेडिंग, मैं तो मार्केटिंग नहीं कर सकता, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेरे सामान को पैक, ग्रेड और मार्केटिंग करके ऊंचे दामों पर बेचती है। वेल तुम पता है यार, अगर कोई भी चीज तुम खुली लेकर आ रही हो सस्ती मिलेगी, और कोई भी चीज तुम पैकेट में पैक करके लेकर आ रहे हो तो महंगा मिलेगा, तो वो चीज। चलो अगला हो जाता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है कि फार्मर्स को मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट ना करें। मनी लेंडर्स ब्याज पर देने वाला इंसान जो पैसा ब्याज पर देता है, और फार्मर्स पर्टिकुलरली क्या भी कर सके आपका, मतलब वही चीज है ना कि फार्मर्स को जो रॉ मटेरियल है, जो सीड्स हैं, इनपुट्स हैं, सस्ते दाम पर मिल सके, और फार्मर्स को जब टाइम पर लोन चाहिए होता है लोन मिल सके। तो कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि स्पेशली फार्मर्स के लिए बनी हुई है उनको बोलते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेल तुम याद करो क्लास 10 में तुमने किया भी है क्या? तुमने एक किया था सोनपुर में, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वेल नहीं आया तो तुम इतना तो समझ गए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है।
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई क्रेडिट मतलब लोन। कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि स्पेसिफिकली इसलिए बनी है ताकि तुम्हें लोन प्रोवाइड कर सके, कैसे, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया एचडीएफसी बैंक। वेल वो एक कोऑपरेटिव ही था जो कि क्यों बनाया गया था, ताकि तुम्हें होम लोन, हाउस लोन दे सके, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो बस ये है। तो वेल कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ गए भाई, जो भी तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट लेने के लिए मुझे उसका मेंबर बनना पड़ता है, बस उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। और कम से कम कितने लोग चाहिए, 10। और अगर मैं 1 मार्क्स में पूछ लूं वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव, बस। चलो अब दिल तुम कहो यार इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ ना, इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में यार मैं अगर बातचीत करूं तो ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट है वो, बस 1 1 मार्क्स के लिए चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जो इससे अगली वीडियो होने वाली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली वहां से बनता है। और उसी के साथ मैं इस चैप्टर को भी एंड कर दूंगा। चलो वेल थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। और वेल P1 के पेपर भी कराने, केस स्टडी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत कुछ बताना है। थैंक यू वेरी मच।